देखो बच्चों, अब आ रहे हैं एक नए चैप्टर पर। उसका नाम है आर्थिक नियोजन अर्थात फाइनेंशियल प्लानिंग। इस फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे सम्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले सवाल वापस सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर जीएसटी की दर है 18%। जीएसटी की दर दिया है 18%। तो सीजीएसटी की दर ज्ञात करो, इसका दर निकालो। जैसे आपको मालूम है जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गवर्नमेंट हर एक वस्तुओं पर अलग अलग रेट तय करती है। जो तय रेट होता है उसी हिसाब से लेती है। तो जो जीएसटी होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आधा आधा डिवाइड हो जाता है ना। यदि इसमें लिखा है कि जीएसटी की दर है 18%, अर्थात में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है, ये आधा हो जाएगा 9%। जो राज्य सरकार का एसजीएसटी होता है वह भी हो जाएगा 9%। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सीजीएसटी अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी निकालना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाले जो जीएसटी है वो कितना होगा। चूंकि दर दिया है और दर पूछा तो हम दर को ही ज्ञात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, जितना सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उतना ही राज्य सरकार के लिए भी होता है एसजीएसटी। ठीक है, दोनों समान रूप से बांट लेते हैं। तो पूछा है सीजीएसटी की दर ज्ञात करो। क्या लिखो, सीजीएसटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो सीजीएसटी होता है ये हाफ होता है। किसका हाफ होता है? जीएसटी का। जीएसटी तो हाफ इनटू, अब यहाँ पे जीएसटी की दर कितनी है? 18। तो आप 18 लिखो। अब इसको काटो, कटता है तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आएगा? 9%। यहाँ लिखो सीजीएसटी की दर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9%। अगर राज्य सरकार का पूछेगा तो क्या करोगे? हो जाएगा एसजीएसटी, ये भी हो जाएगा कितना? 9%, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो जीएसटी है उसको क्या करते हैं? समान रूप से बांट लेते हैं। ठीक, अब यहां पर नेक्स्ट सवाल जो मैं लेने वाला हूं उसमें सिंपल एक सवाल पूछता है कि जीएसटीआईएन में कितने डिजिट मतलब अंक होते हैं? अब ये जीएसटीआईएन होता क्या है? जैसे आपको मालूम है कि सरकार जो है हर एक दुकानदारों से टैक्स के रूप में कुछ पैसा लेती है। तो वह हर एक दुकानदार को अपना एक पहचान पत्र देती है, एक नंबर प्रोवाइड करती है, उसी को कहते हैं जीएसटीआईएन। कितने, क्या कहते हैं? जीएसटीआईएन। इसमें कितने डिजिट के अंक, कितने डिजिट होते हैं, अर्थात कितने अंक का बना होता है। ठीक है, एक मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि ये कैसे बनता है जीएसटीआईएन का। ठीक है, इसकी रचना कैसी होती है। देखो लिखा है 27 AFWPG 5959E। ओके, उसके बाद 1Z5 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 27 आप देखते हो, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस प्रकार से जीएसटीआईएन नंबर होता है। तो 27 जो होता है ना, ये देखो काउंट किया तो आपने कितना आया? 15 डिजिट। कितना आया? 15 डिजिट का अंक है। तो पहला 27 जो है राज्य सरकार का होता है। कौन से राज्य में है? राज्य का कोड होता है। तो 27 जो है महाराष्ट्र का है। उसके बाद ये जो 10 डिजिट होता है ना, ये 10 डिजिट का ये पैन नंबर होता है। पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये होता है। उसके पश्चात ये जो 1 होता है, एक नोंद होती है, एक रजिस्ट्रेशन होता है। और नेक्स्ट वाला जो है बाय डिफॉल्ट सभी के लिए समान है। और अंत में जो है एक चेकसम डिजिट है। इस प्रकार से जीएसटीआईएन जो है हर एक दुकानदार को दिया जाता है, तभी वो आपको जीएसटी का बिल
देता है, जिसमें कितने अंक होते हैं खाली ये पूछेगा, आपको डिटेल नहीं पूछने वाला है। कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है, 15 डिजिट होते हैं। कभी कभी पैन नंबर पूछ लेता है, कितने अंक का होता है? 10 डिजिट का होता है। महाराष्ट्र के लिए कौन सा अंक दिया गया है? 27 है। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करना है। देखो बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग का, आर्थिक नियोजन का जो नया सवाल हमें लिया है वो है आइसक्रीम पैक की कीमत है 200 रुपए, ऐसा दिया है। किसी आइसक्रीम पैक की कीमत कितना है? 200 रुपया है, एवं जीएसटी की दर दिया है। कितना जीएसटी की दर? 18% है। तो कितना जीएसटी देना पड़ेगा? बच्चे क्या करते हैं? 18% लिख देते हैं। परसेंट दिया है, राइट? तो आपको कितना देना पड़ेगा वो निकालना है। मतलब मार्केट से आप जा रहे हो आइसक्रीम खरीदने, ठीक है? अगर 100 रुपए का आइसक्रीम है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है 18%। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, 18 रुपए। 100 रुपए का आइसक्रीम पे 18 रुपए दे रहे हो तो आपको मिलेगा कितना? 118 रुपए में, है ना? बराबर। और वो आइसक्रीम 200 रुपए का हो जाता है तो कितना टैक्स दोगे? 100 रुपए पे आपने 18 दिया, 100 रुपए पे 18 दिया, तो नेक्स्ट 100 रुपए पे कितना दोगे? वो भी 18 दोगे। मतलब 18, 18 दूनी 36, 36 रुपए तक का टैक्स आएगा और 200 रुपए आपका आइसक्रीम का रहेगा। तो टोटल आप कितना दोगे? बराबर 236 ऐसे दोगे। संख्या छोटा है तो निकाल सकते हो, बड़ा है तो कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो, फिलहाल हम इसको करके देखेंगे, यही टेक्निक हम दूसरे के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। कहता है, देखो क्या दिया है ना? क्या दिया हुआ है? ये लिखा है जीएसटी की दर दी है, कितना? 18%। ओके। और कीमत, आइसक्रीम की कीमत दी है, कितनी कीमत? 200 रुपए है, राइट? तो कितना जीएसटी देना पड़ेगा? टैक्स कितना देना पड़ेगा? तो हम निकालेंगे जीएसटी बराबर 18% निकालना ना, 18%। कितने का? कितने का? 200 का। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, उल्टा कर देता हूं इसको। पहले लिखूंगा 200 का 18%, 200 का 18%, मतलब 200 का की जगह आएगा गुड़े 18 लिखो, परसेंट हटाओ, नीचे आएगा 100। 1 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, आएगा 18 दूनी 36। तो आपका जीएसटी हो जाएगा 36 रुपए। आपको 36 रुपए क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। अगर इसे पूछ लिया कि सीजीएसटी कितना देना पड़ेगा, ठीक है, सीजीएसटी, तो क्या करोगे? इसका हाफ कर डालोगे। मतलब 18 रुपए सीजीएसटी, और पूछा है एसजीएसटी कितना है तो भी 18 रुपए। याद रखना, जब दर दिया हो तो दर निकालना है, और यहां पर दिया है सीएसटी की दर दिया है, लेकिन कितना दिया है मतलब आपको रुपए निकालना है। तो इस प्रकार से हम जीएसटी निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग अर्थात आर्थिक नियोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल है, अक्सर ही आता है एग्जाम में। आपको इस प्रकार से टेबल दिया रहेगा और टेबल को आपको क्या करना है? भरना है। देखो क्या क्या दिया है। जनरली जैसे 3 बॉक्स है ना, कभी कभी 4 बॉक्स देगा तो 2 मार्क्स ले देगा, ऐसा 3 बॉक्स है तो 3 मार्क्स के भी ये सवाल आ जाते हैं। कैसे दिया देखिए। कहता है किसी निम्न तालिका में उचित संख्या लिखकर तालिका पूर्ण करो, और कहता है किसी शेयर का अंकित मूल्य, यहाँ पर अर्थात फेस वैल्यू दिया है, मूल्य का प्रकार दिया है, और बाजार मूल्य मतलब उसका मार्केट वैल्यू दिया। इस प्रकार से अलग अलग दिया है। जैसे किसी शेयर का अंकित मूल्य है, मान लीजिए 10 रुपया, शेयर है उसका अंकित मूल्य है 10 रुपया, ठीक है। मान लीजिए कोई सामान आपने खरीदा, पेन खरीदा 10 रुपए में, मार्केट में उसका रेट बढ़ गया तो आप उसको बेच रहे हो, तो जिस रेट पर आप उसको बेच रहे हो उसको कहते हैं बाजार मूल्य, ठीक है। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया, उस प्रकार से यहां पर शेयर का एग्जांपल लेना है। तो एक शेयर है उसका अंकित मूल्य है 10 रुपया, और रेट यदि बढ़ गया और बाजार पे कितना बढ़ गया, मान लीजिए 7 रुपया बढ़ गया, ठीक है, तो आपके एक शेयर का कीमत हो गया 17 रुपया। यदि मार्केट में आप बेचोगे तो आपको कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 7 रुपया। तो आपका शेयर जो है अधिमूल्य पर है, ऐसा कहलाता है। अधिमूल्य में मतलब शेयर इज एट प्रीमियम,
प्रीमियम पर है। कितना ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है? 7 रुपया। तो मतलब आपका जो मूल्य का प्रकार है अधिक मूल्य का है, 7 रुपया आपको ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो आपका बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? जो 7 रुपया ज्यादा मिल रहा है, 10 रुपया आपका अंकित मूल्य है। 10 और 7 17, ऐसे आप जोड़ोगे, लेकिन निकालोगे कैसे? तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन समझो कैसे करोगे। हमने देखा यदि किसी शेयर का जो बाजार मूल्य है, जैसे मैंने बताया 10 रुपया था अंकित मूल्य, बाजार मूल्य 17 रुपया हो गया, तो यहां पर लिखो यदि बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य ज्यादा है किससे? अंकित मूल्य से, अर्थात फेस वैल्यू से ना। शेयर का जो बाजार मूल्य है ज्यादा हो गया, 10 का 17 हो गया, बड़ा है। किससे बड़ा हो गया? अंकित मूल्य से। तो आप फायदे में हो, अर्थात शेयर जो है तो शेयर जो है अधिमूल्य पर है, अधिमूल्य पर है, ऐसा हम कहते हैं। कितना हो जाएगा? कैसे निकालोगे? अधिमूल्य बराबर ना, बाजार मूल्य बड़ा है, तो यहां लिखोगे बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य, है ना। तो यहां पर ऐसे आप निकाल लोगे कितना ज्यादा बड़ा हुआ। नेक्स्ट, दूसरा, यदि यहां पे मतलब बाजार मूल्य बड़ा है अंकित मूल्य से, अब उल्टा हो जाएगा। तो यदि अंकित मूल्य ये बड़ा हो गया, मतलब ये ज्यादा हो गया, किससे? बाजार मूल्य से। बाजार मूल्य से, अंकित मूल्य मैंने बताया था फेस वैल्यू, बाजार मूल्य मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू बड़ा हो गया मार्केट वैल्यू से, मतलब आप जो 10 रुपए का पेन खरीदे थे, बाजार में कम में बिक रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है, अंकित मूल्य बड़ा हो गया बाजार मूल्य से, बाजार मूल्य कम हो गया, तो आपका जो शेयर है यह अवमूल्य पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अवमूल्य, मतलब शेयर विल बी एट डिस्काउंट। अवमूल्य, उसकी अवमूल्य हो गई, उसका मूल्य कम होते गया, ठीक। तीसरा, यदि जो बाजार मूल्य है, ठीक है, यह बराबर हो गया अंकित मूल्य के, है ना, मतलब मार्केट वैल्यू बराबर है फेस वैल्यू के, तो आपका जो शेयर है यह हो जाएगा सम मूल्य पर। तो आपका जो शेयर है यह हो जाएगा, तो आपका शेयर जो हो जाएगा किस पे हो जाएगा? सम मूल्य, अर्थात शेयर विल बी एट पार। तो हम इसको कहते हैं शेयर इज एट पार, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसमें भी रख के कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे करोगे? अंकित मूल्य 10 रुपया, अधिक मूल्य मिल रहा है 7 रुपया, तो आपका बाजार मूल्य हो गया बिल्कुल सही 17 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, आपके शेयर का अंकित मूल्य 25 रुपया, शेयर का कितना है अंकित मूल्य? 25 रुपया, मूल्य प्रकार नहीं मालूम, लेकिन बाजार मूल्य कम है, बाजार मूल्य कम है। ये देखो बाजार मूल्य कम है, तो आप बोल सकते हो, यहाँ देखो बाजार मूल्य यहाँ पर कम है, मतलब अंकित मूल्य बड़ा है, तो आपका ये शेयर हो जाएगा अवमूल्य पर। क्या हो जाएगा? अवमूल्य। यहाँ पर लिखोगे अवमूल्य, कितना अवमूल्य हो जाएगा? अवमूल्य कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अवमूल्य बराबर हो जाएगा, लिख सकते हो, अवमूल्य बराबर अंकित मूल्य में से बाजार मूल्य घटाइए, अंकित मूल्य माइनस बाजार मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर? 25 माइनस बाजार मूल्य कितना है? 16, 16 9 25, तो आ जाएगा 9 रुपया। तो अवमूल्य हो गया कितना यहाँ पर? 7 रुपया।
₹7 जो है आपका अवमूल्य हो गया, राइट। इसको जरा क्लियरली लिख दो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अवमूल्य हो गया 9, ठीक है, 16 9 25, राइट। नेक्स्ट है तीसरा, सममूल्य पर है, आपका शेयर सममूल्य समान मूल्य पर है, मतलब जितना अंकित मूल्य उतना बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य कितना है? ₹5, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? रुपए, सिंपल ₹5। इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवाल को हल कर लो, बार बार करो, आपको बढ़िया मार्क्स देके जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।